आज जो है ना एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है इसको मैं निचोड़ूंगा। और देखिए, इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सार संग्रह जो है, सार संग्रह से 20 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कर लिए जाएं। अगर आप सार संग्रह के 20 साल के क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो ये एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है उसको तत्काल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खास करके प्री में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेंस के लिए जो टॉपिक है वो मेंस के लिए मैं टॉपिक करा दूंगा, लेकिन पहले प्री का टॉपिक है वो कंप्लीट कर देता हूँ। जब प्री का टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद कभी भी मैं इसी सेक्शन में पॉलिटी नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें मेंस के लिए भी सारे टॉपिक्स लगभग लगभग मैं करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी में जो पहला चैप्टर है उसको देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो इंडियन पॉलिटी है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, और उसमें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इसका जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, यानी दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो उदाहरण जहाँ से लिए गए हों उसको वहाँ पर बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। साढ़े वो प्रश्न जो पहले आए हुए हैं, तो देखिए आया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। और स्थापित कब हुई? तो 1774 में हुई। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई, और वो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुई कलकत्ता में। कब हुई? तो 1774 ईस्वी में स्थापित हुई। तो पहले ही सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत में कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता में हुई। कब स्थापित हुई? 1774 में स्थापित हुई। और कौन से एक्ट के तहत स्थापित हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारतीयों को भारत के प्रशासन के बारे में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो देखिए, चार्टर एक्ट 1833 जो हुआ था उसमें भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो है वो अधिकार हो गया। पहले अंग्रेज जो है ना वो भारत को निम्न श्रेणी का समझते थे, निकृष्ट समझते थे, और उसको शासन में हिस्सा नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों का राज फैलता गया, उनको महसूस हुआ कि अगर भारतीयों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो शासन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपने चरम काल में भी टोटल 2 लाख अंग्रेज ही जो है वो भारत में थे, और हिंदुस्तानियों की संख्या 30 करोड़ थी। तो उनको और कामों के लिए हिंदुस्तानियों की ज़रूरत थी, खास करके लोअर पोस्ट पे काम करने के लिए हिंदुस्तानियों की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भी दिया। तो कब दिया? तो चार्टर एक्ट के तहत दिया 1833 ईस्वी में। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं और अभी भी ना यहीं से क्वेश्चन गोल गोल घूमता है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? जो केंद्रीय विधानमंडल था वो बाई कैमरल बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 में भी एक भारत शासन अधिनियम आया था। तो भारत केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1965 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है, प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये अध्यादेश क्या होता है? देखिए, अध्यादेश ये होता है कि जब कोई सदन जब फंक्शन में नहीं हो, जब ना लोकसभा चल रही हो ना राज्यसभा चल रही हो, और लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चल रही हो, और वैसे समय में अगर किसी कानून की एकदम अर्जेंटली ज़रूरत हो, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश देके कोई कानून पारित कर सकते हैं जो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, और हर 6 महीने के बाद उसको बढ़ाया जा सकेगा। तो बहुत सरकारें इसी तरीके से कानून बना के उसको 6-6 महीने एक्सटेंड करती रहती है। अब बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास की।
ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, फिर आया चार्टर एक्ट 1833 में और चार्टर एक्ट 1835 में। ठीक है, तो कितने आए चार्टर एक्ट और कितने आए रेगुलेटिंग एक्ट? देखिए, पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, बेसिक एक बार देख लीजिए इसको, इससे संबंधित सारे प्रश्न को भी देख लेते हैं। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है, हम लोग जानते हैं 1857 का जो क्रांति हुआ, इसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने सीधे ही भारत को अधिगृहित कर लिया था। देखिए, भारत को अधिगृहित करने के और भी कई कारण थे। समय समय पर अंग्रेज की संसद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के कानून पास किया करती थी ताकि भारत पे अच्छे और प्रभावी ढंग से शासन किया जा सके। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि अमेरिका जो था ना, उसको ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाया, लेकिन काफ़ी दिनों तक जो ब्रिटिश रहे अमेरिका में, फिर उन्होंने अमेरिका को ही ब्रिटेन से मुक्त करा के एक स्वतंत्र देश बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया, 16 राज्यों को मिला के। बाद में उन राज्यों की संख्या 51 तक पहुंच गई। ये अलग कहानी है, हम लोग इसके डीप में नहीं जाएंगे, फिलहाल अभी इस क्लास में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद जो है ना, अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसी तरह कंपनी अलग अलग जगह खोज करके अलग अलग देश बना देगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने समय समय पे कंपनी को जो है ना, मतलब अपने अंडर में रखा। इसलिए ये सारे कानून जो है, बहुत सारे कानून जो है वो ब्रिटेन की संसद ने पास किए। चलिए, ये तो मूलभूत बात थी। अब 1857 के क्रांति के बाद जो है कि भारत शासन अधिनियम 1858 आया, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। अभी हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास हो रहा था, अब हो रहा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। और ये संवैधानिक विकास क्यों हुआ? तो समय समय पर जो है ना, जो एनार्की फैली, जो हो हंगामे हुए, तो ब्रिटेन को लगा कि नहीं नहीं, अब तो बहुत हो गया, ये तो क्या पता कब उखाड़ के फेंक दें। तो जब भी इनको ज़्यादा समस्या महसूस हुई, उन्होंने फटाफट जो है ना कुछ नियम कानून पारित करके उस मामले को शांत किया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया। इसके कई सारे प्रावधान थे, जैसे देशी राजाओं को बहुत सारी ऑटोनॉमी दी। तो भारत शासन अधिनियम कब आया? 1858 में। भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। यहाँ से देखिए, जो प्रमुख अधिनियम है ना, वहाँ से लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, स्पेशली इन बीपीएससी और यूपीएससी। एकदम से अंदर घुस के प्रश्न नहीं पूछे जाते। जितना डीप में बुक में दिया हुआ है एम लक्ष्मीकांत में, उतना डीप बीपीएससी कभी नहीं उतरती है। चलिए, उसके भी 1900 सारे प्रश्न में 20 साल के प्रश्न जो है ना, वो मैं बीपीएससी के लगभग करवा चुका हूँ। आप देख लीजिएगा, कुछ 2-4 सेक्शन बचे हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी डायआर्की सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिए, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था ना, उसके जरिए यहाँ पर आई थी डायआर्की। ठीक है, डायआर्की यानी दोहरा शासन, द्वैध शासन। अभी भी हमारे ऊपर क्या है? द्वैध शासन है। बिहार सरकार भी हमारे ऊपर शासन करती है और केंद्र सरकार भी हमारे ऊपर शासन करती है। तो हमारे ऊपर किस तरह का शासन है? दोहरा शासन है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम से संघीय शासन का प्रावधान था? तो था भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र सरकार का शासन होता है ना, तो वही है। ये है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है ना कि केंद्र
के पास शक्तियाँ ज़्यादा है या राज्य के पास शक्तियाँ ज़्यादा है, या ये प्रश्न आता है केंद्र बड़ा या राज्य बड़ा। देखिए ना, केंद्र बड़ा ना राज्य बड़ा, दोनों के पास जो शक्तियाँ आती है ना, वो आती है संविधान से। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन, स्टैंडर्ड क्रिप्स। देख लीजिएगा क्रिप्स मिशन में कौन कौन से लोग थे, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आगे बता भी दूंगा। तो क्रिप्स मिशन जो आया था ना, वो भारत में संविधान के निर्माण के लिए आया था। तो कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि क्रिप्स मिशन क्यों आया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव लेकर आया था क्रिप्स मिशन। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जो थे वहाँ पर निर्वाचित किए गए थे। सब मिलकर संविधान सभा में बैठे और संविधान को बनाया इन्होंने। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसका जो है किया गया। और एक अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में। तो अंतरिम सरकार में जो कौन कौन विभाग के कौन कौन से मंत्री थे, यहाँ से हमेशा से प्रश्न आता है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, उनको राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जो प्रश्न है वो बीपीएससी हमेशा पूछती है। जैसे पटना के मेयर रहे, राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, तो ये सब पूछा ही जाता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, खाद्य एवं कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री थे वो, ये भी कभी न कभी जरूर ही पूछा जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई क्या थे? तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे? यहाँ से प्रश्न आ सकता है क्योंकि बिहार से संबंधित है। तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां क्या थे? वित्त मंत्री थे। देखिए, लियाकत अली खान जो थे भारत के वित्त मंत्री थे, जो बाद में जाकर प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के मंत्री थे। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट था सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर बी.एन. राव ने। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूछ रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वहाँ पर आप उलझ जाएंगे। तो यहाँ उलझना नहीं है, ध्यान देना है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे सर बी.एन. राव।
सर BN राव का नाम हम लोग सुन चुके हैं कि उन्होंने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वो तैयार किया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये अपनाया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम, ये देखिए, ये बिहार के थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए BPSC में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये क्या थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने जो है ये अध्यक्षता की थी संविधान सभा की। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हर साल। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों किया गया? क्योंकि उसी दिन जो है ना भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस प्रथम बार मनाना शुरू किया था। कहाँ किया था? लाहौर अधिवेशन में। 1930-31 की बात है। 1930 के रात में 12 बजे पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था। तो ये सब बहुत लंबी स्टोरी है, ये भी मैं समय समय पे बताता ही रहूँगा। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, लेकिन 26 जनवरी 1949 को ये लागू हो गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की बात करें हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से शुरू हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। अब 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया? क्योंकि उस दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की उसी दिन से घोषणा की गई थी। चलिए, ये बेसिक चीज़ है, इसको एकदम देख लीजिए, एक बार दो बार देख लीजिए, घोटने की कोशिश मत करिए, है ना। जहाँ जो घोटने वाला टर्म है उसको मैं बता दूंगा कि इसको घोट लीजिए। प्रश्न आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। ये प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष को देखते हैं। संघ शक्ति समिति, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रमुख समितियों के अध्यक्ष को हम लोग जो है एकदम से देख लेंगे, एक बार तो देखना बनता है। चलिए दोबारा देखते हैं। संघ शक्ति समिति, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए 8 थे टोटल समिति और ये थे उनके अध्यक्ष। लेकिन इसमें जो है ना सबसे बेहतरीन काम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, क्योंकि इन्होंने पूरा संविधान जो है इन्होंने फिर अपने बैठ के अपने हाथ से ही लिखा पूरे संविधान को। और बाकी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, मशवरे दिए, लेकिन वर्बली दिया कि लेकिन कलम के रूप में योगदान और सबको एक अच्छा संविधान बनाने में जो सबसे बेहतरीन भूमिका रही वो रही डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का। इसलिए उनको संविधान का पिता भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। अब जीवी मावलंकर कौन है, ठीक है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सब लोग एकदम एक्टिव रहिए, जो आता है तो उसको बताइए, अन्यथा वीडियो खत्म हो जाने के बाद मैं जो प्रश्न पूछूं उसको आप गूगल कर लीजिए। गूगल करने के बाद आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए कि जीवी मावलंकर कौन थे, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव आए, डेथ हो गई थी उनकी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये किया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये किया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो देखिए, जो भी है ये प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मत भूलिएगा। इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके रिवाइज कर लीजिए। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। एक साथ जो है भारतीय संविधान दोनों भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और एक साथ जो है ना सभी सदस्यों ने दोनों के ऊपर में अपने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने का मतलब है कि अपनी स्वीकृति दी थी संविधान के ऊपर में। चलिए, तो एक चैप्टर आज इतना ही लेते हैं, एक चैप्टर में इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत।